गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 498 ए की। 498 ए की मैं आपको पूरा प्रोसीजर पहले समझाऊंगा 2 मिनट। 498 ए की में एफआईआर कैसे होती है, आपको अपना डिफेंस कैसे रखना है, पुलिस की क्या पावर होती है, क्या पनिशमेंट होती है, कैसे बेल प्रोक्योर करते हैं और कैसे आप इस मैटर को हाई कोर्ट में क्वैश करा सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 498 ए की एफआईआर होती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। कोई भी लड़की अपनी, कोई भी उसका इश्यू होता है, कॉम्प्लिकेशंस होती है, कोई विचार नहीं मिल रहे, कोई ईगो की प्रॉब्लम है, कोई फेक एलिगेशन है, कुछ भी है, वो लेके थाने चले जाती है। काउंसिल में क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वहां पे सबसे पहले उसकी कंप्लेंट जाती है। और दोस्तों कंप्लेंट जाती है, आपने डरना नहीं है। वहां पे काउंसलिंग के सेशंस होते हैं, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। पहले टाइम बाउंड था, लेकिन अब एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, स्टेट वर्सेस अचन गुप्ता, वो ये कहती है इंटेरोगेटिंग ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले उसके फैक्ट्स को देखेगा, क्या वो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है, क्या कोई क्रुएलिटी हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो एफआईआर भी इजीली नहीं होती। मेरे बहुत सारे केसेस में 2-2 साल तक मैटर काउंसिल में पड़े होते हैं, फिर वो कोर्ट में 156(3) लगाते हैं तो कोर्ट एफआईआर करती है। अब स्टेप तो होता है दूसरा शुरू। एफआईआर में उसने कोई एलिगेशंस लगाए कि मेरे से दहेज मांगा, मुझे खाना नहीं देते थे, मेरे को ये नहीं करते थे, मेरे को वो नहीं करते थे। ये ऑर्डिनरी और वेग और फेक एलिगेशन होते हैं। क्यों? इसमें ना तो कोई डेट होता है, ना कोई टाइम होता है, ना कोई प्लेस होता है, ना कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है, ना कोई उसके पास एमएलसी होती है, ना कोई उसने 100 नंबर पे कॉल की होती है। जब हम लेटर स्टेज पे, चार्ज के स्टेज पे जाते हैं, तो हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो एफआईआर खत्म हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर स्टेट का अलग अलग हिसाब है। दिल्ली में 498 ए में ऑर्डिनरी वे में अरेस्ट नहीं होती, डीसीपी से, आईपीएस ऑफिसर से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। कोई बहुत उसका सर फाड़ दिया हो, कोई मेडिकल इंजरी आई हो, कोई उसके पार्ट को चोट पहुंचाई हो, कोई फिजिकली एजॉल्ट हुआ हो, उसकी बॉडी को जला दिया हो गया हो, या उसके साथ कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि सुसाइड कर लिया उसने, तो इन एक्सट्रीम कंडीशन में हस्बैंड को अरेस्ट करते हैं। मदर फादर को ऑर्डिनरी वे में अरेस्ट नहीं करते जब तक कि उनका स्पेसिफिक रोल असाइन ना हो। अब 498 ए को हमारी हिंदुस्तानी लड़कियां, बीवियां, वो मदर इन लॉ के खिलाफ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, 9, 10, 12, 15 लोगों के खिलाफ भी कर देती है जिनका उसमें कोई असाइंड रोल नहीं होता। अब सुने दोस्तों, बहुत सारे केसेस में, मेरे बहुत सारे केसेस में पुलिस ही नो केस मेड आउट की रिपोर्ट फाइल कर देती है। आप सुने, पुलिस के पास भी अथॉरिटी है, पुलिस के पास भी पावर है 498 को खत्म करने की, लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं है। लेकिन अब 25, 30, 40% मेरे पर्सनल केसेस के अंदर ये होने लगा है कि पुलिस 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर करी तो 2 लोगों के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल करती है। जैसे हस्बैंड और उसके फादर, यानी जो लड़की है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट, अपने फादर इन लॉ के अगेंस्ट, 2 के खिलाफ ही चार्जशीट फाइल करती है, बाकियों को वो अपनी कंप्लेंट से निकाल देती है। ये बहुत खुशी की बात है कि पुलिस भी अब ये समझ चुकी है कि ये फेक एलिगेशन है। तुम्हारा इशू एक से पूरे परिवार को परेशान करो कि इसलिए इसको परेशान करूंगी तो मेरी झूठी ईगो को मानेगा। अब सुने, चार्जशीट फाइल हुई या नहीं हुई। अगर एफआईआर में फेक एलिगेशन है, क्यों? पहले वो एफआईआर करेगी, उसके बाद 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट होगी। जो 161 सीआरपीसी की स्टेटमेंट होगी उसके अंदर बहुत बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। उसके बाद 164 की स्टेटमेंट होगी, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। आप अपने एक्सपर्ट, लीगल, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस लॉयर से वो दिखाएं जहां वो उन 3 में फर्क है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तो इट मींस 90% चांस है कि आपकी एफआईआर हाईकोर्ट क्वैश कर दे। ठीक है। अब आप सुने कि जब हम क्वेश्चन में जाते हैं तो हम क्या गलतियां करते हैं। क्वेश्चन में आप छोटे छोटे रिलीफ ले सकते हैं। पहली बात तो उन लोगों के अगेंस्ट क्वेश्चन ना जाए जिसके अगेंस्ट आपकी वाइफ ने स्पेसिफिक एलिगेशन लगा रखे हैं। अगर 9 लोग हैं, 9 लोग में से आपको 3 लोग ऐसे लगता है जो वो रहते ही नहीं थे, जो उस घर में, मैट्रिमोनियल होम में ही नहीं रहते थे, उनकी एफआईआर इमीडिएटली क्वैश हो जाएगी। आप कोर्ट से, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं या किसी अच्छी पोस्ट पे हैं या किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, हैंडसम सैलरी ले रहे हैं, पढ़ लिख के आपने बहुत अच्छी चीजें अटेन अचीव की हुई है,
और आपको लगता है कि आपकी वाइफ आपके करियर को डैमेज कर सकती है, आपकी पूरी लाइफ को फंसा सकती है, आपके मदर फादर को फंसा सकती है, आपने उसमें बिल्कुल भी डरना नहीं है। कोर्ट को पता होता है, कोर्ट को पता हो, कोर्ट के सामने, एक एडवोकेट के सामने, एक पुलिस ऑफिसर के सामने जैसे कोई फैक्ट पता होता है, उस पर उसको ये जान लेता है कि ये पूरी तरह से चीज ये झूठी है। अब झूठ तो झूठ है, झूठ शुरू में तो चल जाएगा, हमारे इंडियन लॉज के अंदर ये कमी है। मैं भारत सरकार से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जो एक्सपर्ट हैं, जो लॉ को बनाते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लॉ में अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। झूठे इम्प्लीकेशंस आते हैं, हस्बैंड्स पूरी पूरी फैमिली ट्रैप हो जाती है मेंटेनेंस के केस में, वो बेचारे टंगे रहते हैं। बस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ, केस डाल दिया, वो बेचारा टंगा रहता है, मेंटेनेंस देता रहता है, जेल जाने के डर के चक्कर में ये रहता है। और एक बड़ी बात, इस वीडियो के अलावा मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे पास बहुत सारे, आज भी मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं, दिल्ली की बाहर से, स्टेट से कॉल आते हैं, उनको वाइफ धमकी देती है व्हाट्सएप के थ्रू, लीगल नोटिस के थ्रू, एफआईआर कर दूंगी, ये बोल दूंगी, वो अपनी गलतियां नहीं देखती। तो आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, जितना आप उससे डरेंगे उतना वो आपको डराएगी। डरना नहीं है, अगर घर बसाना है तो घर बसाओ, और नहीं तो डिवोर्स लेके साइड निकल जाओ। मेंटेनेंस मैटर ऑफ राइट नहीं मिलता, मेंटेनेंस में कुछ चीजें ऐसी बताई जाती हैं कि अगर आप मर्जी से छोड़ के गई है, पढ़ी लिखी है, अर्निंग है, कोई क्रुएलिटी है, कोई एडल्ट्री है, तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। 40% केसेस के अंदर आप ऊपर जाके मेंटेनेंस के ऑर्डर को कर्टेल कर सकते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं कि मेंटेनेंस की एंटाइटलमेंट ही नहीं है। अब सुने, आप हाई कोर्ट जाने से ना डरें, और हाई कोर्ट में एकदम गलती ना करें, क्योंकि हाई कोर्ट बिगर प्रोसिक्यूट्रिक्स के, बिगर लड़की की स्टेटमेंट गई, अगर देखो कॉम्प्रोमाइज हो गया है तो एफआईआर क्वैश हो जाएगी, अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है तो एफआईआर क्वैश नहीं होगी, फिर वो कैश ऑन मेरिट पे होगी, और उसका मेरिट जो है वो एफआईआर में लिखा है, स्टेटमेंट उसने क्या दी है, पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है, कि उसमें कितने इफेक्टिव विटनेस है, उन सबको क्रॉस करोगे। चलो अब मैं थोड़ा हट के आपको बताता हूँ। मैटर कोर्ट में गया, चार्जशीट फाइल हुई, आप चार्ज पे भी डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा के कोर्ट को बता सकते हैं कि मेरे अगेंस्ट तो कोई चार्ज बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस एफआईआर में ना कोई डेट है, ना कोई टाइम है, और जो इंग्रेडिएंट्स 498 है कि वो अट्रैक्ट ही नहीं करते, कोई एमएलसी नहीं है, अनएक्सप्लेन डिले है, प्रोवोकेशन है, आफ्टर थॉट है, तो चार्ज पे भी डिस्चार्ज हो सकता है। चार्ज पे अगर आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको डिस्चार्ज ना करे, आप सेशन में जा सकते हैं, सेशन में सीनियर जजेस होते हैं, वो आपकी बात को सुनेंगे, वो 100% आपके मैटर को डिस्चार्ज कर देंगे, नहीं तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। देखो मैं माफी चाहूंगा, प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको उन चीजों को सेट ऑफ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। उनकी जो बदले की भावना है कि मैं अपना परिवार भी खराब करूंगी, तेरा भी परिवार खराब करूंगी, उनकी फेक ईगो को सेटिस्फाई होने नहीं देना, अपने अधिकारों के लिए अपने लड़ना है। मैंने काफी हद तक इसके अंदर पॉइंट बता दिए कि कहाँ कहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आएगी तो आपको रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा हमारी लॉ फर्म पूरी इंडिया में काम करती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे ये सारे नंबर लिखे हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, बहुत सारी जजमेंट है, आप मेरे से पर्सनली कंसल्ट करेंगे, पर्सनली काउंसलिंग लेंगे, हम उसको बहुत सारी एक्सपर्ट ओपिनियन बनाएंगे। हमारी कोशिश होती है कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर इनिशियल स्टेज पे ही मैटर को खत्म कर दिया जाए। अगर आपका मैटर कोर्ट में है तो कोर्ट में भी आपका मैटर खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। आज के लिए मैं इतना ही समाप्त करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।